नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे यूपीएनएल। 6 साल बाद भी हाईकोर्ट के फैसले का सरकार ने नहीं किया अनुसरण। कर्मियों को 25 नवंबर की बैठक से भी नहीं खास उम्मीद। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। कर्मियों को नियमित करने के फैसले के खिलाफ याचिका राज्य सरकार ने दाखिल की है पुनर्विचार याचिका। कर्मियों की लंबे समय से नियमितीकरण, समान वेतन की है मांग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची और ऐसे में कर्मियों की लंबी समय से ये मांग है कि उनको नियमितीकरण किया जाए, समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। 6 साल बाद भी हाईकोर्ट के फैसले का सरकार ने अनुसरण नहीं किया है। कर्मियों को 25 नवंबर की बैठक से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। तो लगातार अब देखने में आ रहा है कि सरकार और कर्मचारी अब आमने सामने होते हुए भी नजर आ रहे हैं। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण से जानकारी ले लेते हैं। अरुण, क्या लग रहा है, किस तरह की अब तैयारियां भी हैं और क्या माने सरकार और कर्मचारी किस तरह से अब आमने सामने होते हुए भी नजर आ रहे हैं? जी विशाल, कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने भी कर रहे हैं और सरकार का दरवाजा खटखटाने का काम लगातार उपनल कर्मचारी कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी हैं जो लगातार अपने समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, कई हजार कर्मचारी ऐसे भी हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और ऐसे में उनका कहना है कि 10 साल उन्हें कार्य करते करते हो चुके हैं, तो ऐसे में अब उन्हें नियमितीकरण उनका किया जाना चाहिए, जिसको लेकर 2018 में हाईकोर्ट में भी उपनल कर्मचारी गए थे और उपनल कर्मचारियों ने के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला भी सुनाया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द इनके लिए एक नियमावली बनाई जानी चाहिए और समान कार्य जब तक नियमावली तैयार नहीं होती तब तक उन्हें समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए और नियमितीकरण को लेकर भी एक नियमावली जो है राज्य सरकार की तरफ से उपनल कर्मचारियों के लिए तैयार की जानी चाहिए। उसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है याचिका खारिज कर दी सरकार की और कहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया उसी फैसले उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना कोई फैसला नहीं सुनाना चाहता था। ऐसे में वो याचिका जो है वो खारिज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। उसके बाद एक उम्मीद जगी थी उपनल कर्मचारियों को कि अब उनके जो है मांग पूरी हो जाएगी और राज्य सरकार उनकी मांगों को मानेगी, लेकिन अब राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका जो है वो दायर की है। तो ऐसे में उसको लेकर भी अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख आता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला लेता है, ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो है उपनल कर्मचारी एक बार फिर जो है हाईकोर्ट की शरण में गए हैं और उपनल कर्मचारी अब एक बार फिर जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और ऐसे में उनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों की जो है वो अवहेलना राज्य सरकार के द्वारा की गई है और 6 साल बाद भी हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका आदेश का जो है पालन राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है, याचिका खारिज सरकार की कर दी, तो उसके बाद पुनः विचार याचिका जो है सरकार की तरफ से दायर की गई। लेकिन ऐसे में उपनल कर्मचारी अब प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लगातार उग्र होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सभी सचिवालय कूच भी उन्होंने किया, मुख्यमंत्री आवास कूच भी लगातार उपनल कर्मचारी कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आंदोलन जो है लगातार उपनल कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अब उपनल कर्मचारी क्या कुछ जो है स्टैंड उनका रहता है। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें आश्वासन भी मिला था और ऐसे में लेकिन आश्वासन के बाद जो है याचिका भी दायर की गई। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से सरकार इनकी मांगों को मानती है या कुछ बीच का रास्ता सरकार और उपनल कर्मचारियों के बीच में निकल पाता है, ये भी तमाम देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हाईकोर्ट में एक बार फिर उपनल कर्मचारी जा रहे हैं, तो ऐसे में हाईकोर्ट अब क्या फैसला उस पर सुनाता है, तमाम चीज़ें वो देखने वाली होंगी। लेकिन अरुण, काफ़ी समय पहले हाईकोर्ट ने फैसला भी दे दिया था, राज्य सरकार ने इसका अनुसरण भी नहीं किया। तो अब क्या माने, एक तरफ सरकार है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, एक तरफ कर्मचारी हैं जो कि हाई कोर्ट के शरण में जा रहे हैं, तो आखिर ये वाद विवाद बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो क्या माने, क्या इसको लेकर भी कुछ बीच की वार्ता का कोई दौर चल सकता है?
जी विशाल, देखिए उपनल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन लगातार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उपनल कर्मचारियों को जब हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो एक उम्मीद और उपनल कर्मचारियों को जगी और उपनल कर्मचारी अब उस मांग को और भी तेज कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इसके पीछे तर्क ये दे रही है कि अगर जो है जो 22,000 उपनल कर्मचारी हैं, उपनल कर्मचारी अन्य सभी संबंधित विभागों में और सभी विभिन्न विभागों में, तो ऐसे में अगर ये मांग मानी भी जाती है नियमितीकरण की और समान कार्य समान वेतन की, तो ऐसे में इसको लेकर राजस्व का बोझ बढ़ेगा और करीब 500 करोड़ से अधिक जो है महीने का राजस्व बोझ जो है इससे बढ़ सकता है। और ऐसे में इसको लेकर सरकार कह रही है कि अगर इस तरीके का फैसला लिया गया, अगर इस तरीके की मानी गई, तो ऐसे में हो सकता है कि आर्थिकी नुकसान भी जो प्रदेश को हो, राजस्व का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होगा और ऐसे में राजस्व घाटा भी जो है प्रदेश को वो सहना पड़ सकता है। तो इसके पीछे तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है, क्या कुछ बीच का रास्ता निकल के आता है, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार है, हाई कोर्ट में उपनल कर्मचारी हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि दोनों ही कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला जो है वो सामने निकल कर आता है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे वाराणसी में देव दीपावली उत्सव। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नमो घाट का करेंगे लोकार्पण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 84 घाटों पर 11 लाख दीप होंगे प्रज्वलित। गंगा आरती, लेजर शो के साथ ही की जाएगी ग्रीन आतिशबाजी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति का आज ये दौरा भी रहने वाला है और इस दौरान 84 घाटों पर 11 लाख दीप भी जलाए जाएंगे। गंगा आरती, लेजर शो के साथ ही ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी भी की जाएगी। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी पहले से ही कर ली हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नमो घाट का लोकार्पण इस दौरान करने वाले हैं और उपराष्ट्रपति के साथ इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का आज का कार्यक्रम रहने वाला है और कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे? देखिए विशाल, जो देव दीपावली का कार्यक्रम है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ जब से कुर्सी पे बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, तब से उन्होंने देव दीपावली की जो विधिवत शुरुआत थी वो वाराणसी में करवाई। और इसी क्रम में आज भी बहुत ही पवित्र दिन है और आज इसका आयोजन वाराणसी में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु की जो है शादी होती है और उसके एवज में जो देवी देवता है वो खुशी मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। ये एक तर्क है शास्त्रों का, जिसको लेकर जो है सनातन को आगे बढ़ाते हुए, सनातन के प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी में इसका आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और इस वर्ष भी बहुत बड़े स्तर पे होगा, जिसमें स्थानीय नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा वाराणसी जो बनारस है उसके मेयर और जो सांसद हैं, सांसद के प्रतिनिधि हैं, मतलब नरेंद्र मोदी के जो प्रतिनिधि हैं, ये सब लोग मौजूद रहेंगे और ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदीप, क्या माने नमो घाट का लोकार्पण भी करने वाले हैं, किस तरह का ये घाट तैयार भी क्या है और क्या इसकी खासियत? देखिए, नमो घाट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इको फ्रेंडली वहाँ पे सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं इको फ्रेंडली है। प्रदूषण को कोई नुकसान नहीं उससे, ना ही कोई प्रदूषण वाली चीजें वहाँ पर हैं। सब एकदम इसका ध्यान रखा गया है कि इको फ्रेंडली ही किया जाए। और नमो घाट, जैसा कि नरेंद्र मोदी के नाम से इस घाट की शुरुआत हो रही है, तो साफ सफाई और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका काफी महत्व रखा गया है, काफी उनको वहाँ पर बारीकियों से समझा गया है और जो श्रद्धालु उनको किसी तरह कोई परेशानी ना हो, एक ही छत के नीचे उनको सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर मिल जाए। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाओं को वहाँ करके और आज से वो आम जनता के लिए जो है अर्पित जो है समर्पित करने का समय आ गया है। आज आम जनता के समक्ष उस घाट की प्रस्तुति हो जाएगी। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे आज अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में सीएम योगी करेंगे जनसभाएं। अंबेडकर नगर की कटेहरी में होगी सीएम की जनसभा। मिर्जापुर की मझवा सीट पर प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे।
इस दौरान आज अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या माने किस तरह की ये रैलियां होने जा रही हैं और ताबड़तोड़ रैलियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि अन्य राज्यों में भी उनका जो है चुनावी दौरा इस समय चल रहा है, बैक टू बैक उनकी रैलियां लग रही हैं। और अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर बाद लोक भवन में उनका जो एक कार्यक्रम है, आदिवासी और जनजातियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद गुरु नानक देव की जयंती पर वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। फिर उसके बाद वो कटहरी के लिए प्रस्थान करेंगे और वहीं से फिर फूलपुर जाएंगे। अगर इन दोनों सीटों के समीकरणों को समझने की कोशिश करें, दोनों जगह जो है निषाद जाति के जो वोटर हैं वो काफी निर्णायक होंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय कोलैबोरेशन में है निषाद पार्टी, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि निश्चित रूप से इन दौरों का और इन जनसभाओं का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है इस उपचुनाव में, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है बीजेपी अपने संगठन के साथ और जो उसके घटक दल हैं उनके साथ। और उसमें अगर हम बात करें तो इस बार राष्ट्रीय लोक दल को छोड़कर बाकी किसी भी अपने सहयोगी दल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, तो थोड़ी सी जो है थोड़े से रास्ते उसके लिए मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति अपने आप में उस सीट को जिताने का मादा रखती है, क्योंकि इन जगहों पर योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी बड़ी है और लोग बहुत बड़े स्तर पे मानते हैं। कटहरी की बात करें, कटहरी में भी बीजेपी अभी खाता नहीं खोल पाई है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है बाय इलेक्शन में बीजेपी का खाता खुलेगा। वही हाल अगर फूलपुर की बात करें, फूलपुर में भी 30% से ज्यादा निषाद वोटर हैं और वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। वहां भी निश्चित रूप से जो उपचुनाव की जो सीट है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में माहौल किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है यूपी में, क्योंकि इलेक्शन भी है और ऐसे में एनडीए और इंडी गठबंधन भी आमने सामने हैं? बिल्कुल विशाल, देखिए जो भी बाय इलेक्शन होते हैं और वो बाय इलेक्शन जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के माने जाते हैं। कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो अभी बीजेपी के पक्ष में है। बहुत इजीली में बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। और इसके बाद अगर हम एक दो सीटों की बात छोड़ दें, जैसे सीसामऊ है और अगर गाजियाबाद करहल की बात करें, इन दोनों सीटों को अगर छोड़ दें तो सब जगह लड़ाई जो है सपाट से बीजेपी से लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी अभी अपनी बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अलीगढ़ से बड़ी खबर, खैर उपचुनाव में सभी दलों की ताबड़तोड़ रैली। अलीगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। सपा प्रत्याशी चारूकेन के समर्थन में करेंगे जनसभा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। चारूकेन के समर्थन में जनता से वोट देने की भी अपील करेंगे। खैर उपचुनाव में सभी दलों की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी हैं। अलीगढ़ में भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और सपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान अखिलेश यादव आज बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही सरकार को घेरते हुए भी नजर आएंगे। और संवाददाता मुकेश उपाध्याय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय ये बड़ी जनसभा रहने वाली है और क्या कुछ खास बिंदु रहने वाले हैं इस जनसभा में? जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं, अब तक जो है खैर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम 10 दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सहित 2 बार जो है खैर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मीटिंग की जा चुकी है। और आज जो है यहाँ सपा सुप्रीम अखिलेश यादव खैर विधानसभा में कमालपुर पर आ रहे हैं और इनका जो है मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा और यह 11:30 बजे के करीब जो है जनसभा करेंगे। और आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी की जो जनसभा है माननीय मुख्यमंत्री पूर्व, वह क्षेत्र बिल्कुल जाटों के गढ़ में सभा है और इस विधानसभा को जाट बहुल विधानसभा भी कहा जाता है। उधर जो चारूकेन के समर्थन में जो आ रहे हैं, चारूकेन एक जाट परिवार से भी बिलोंग करती है। जी अब देखने वाली बात तो यह रहेगी, क्या जाट
महोत्सव का कितना जो है चारू को समर्थन मिल पाता है या नहीं, क्या बिल्कुल। अखिलेश जी की सभा से कितना लोगों पर असर जाएगा। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत शामली कलेक्ट्रेट पहुंची हैं, जहां उनकी अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महिला जनसुनवाई का आयोजन भी किया गया। जनसुनवाई के दौरान दर्जनों की संख्या में महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची थी, जिस पर मनीषा अहलावत ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को मामले में निस्तारण करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। महिला आयोग की तरफ से बहुत अच्छी नई पहल है कि हर जनपद में महिला जन सुनवाई की जाएगी। जो महिलाएं प्रताड़ित हैं या जो सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाती हैं किसी कारणवश, चाहे वो उनकी गरीबी की वजह से, कमज़ोर वर्ग की होने की वजह से, तो वो आज यहाँ जनपद में बुलाई गई हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, खुद नहीं तो उनके प्रतिनिधि हैं हर विभाग के, तो हाथ के हाथ उनका। फतेहपुर में अवैध खनिज परिवहन पर खनिज विभाग और कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर खनिज अधिनियम एक्ट के तहत 2 गाड़ियों को सीज भी कर दिया है। पकड़े गए आरोपी अवैध और ओवरलोड वाहनों को अधिकारियों की नजरों से बचाकर जिले से बाहर निकालने का काम कर रहे थे। जनपद फतेहपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में खनिज विभाग व पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा लोकेटर समूह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पुलिस व खनिज टीम की लोकेशन आउट की जाती थी, बताई जाती थी, जिससे कार्रवाई न हो सके। इनके कब्जे से 2 अदद गाड़ी, 1 अदद ब्रेजा व 1 अदद वैगनार कार बरामद हुई है। इन चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। खबर बलिया से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही ददरी मेले को लेकर भी शुरुआत हो चुकी है। जिले में सर्दियों से आयोजित इस ऐतिहासिक मेले को लेकर लोगों में आस्था, श्रद्धा, उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है। बता दें कि बलिया में हर साल कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर 1 महीने तक चलने वाले इस ददरी मेले का पूरे पूर्वांचल के श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है। वहीं मेले के पहले दिन विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती होती है। इसके बाद मशहूर कलाकार यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला के अंतर्गत कार्तिक पूर्णिमा स्नान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए बलिया पुलिस के द्वारा पर्याप्त तैयारी की गई, जिसके अंतर्गत 1000 से भी अधिक हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल, 145 से भी अधिक सब इंस्पेक्टर एवं 30 इंस्पेक्टर एवं 6 सीओज की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन एवं 19 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा की स्पेशल टीम बनाई गई है। इसमें महिला एसओ को उसका इंचार्ज बनाया गया है, वो नियंत्रण भ्रमण सिंह रहेंगी। महिलाएं एवं बच्चियों एवं अनावश्यक लोग जो मेले में घुसते हैं उन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। ये हजारों साल से यहाँ बलिया जो भीरगु बाबा का मंदिर है, कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है ये बहुत महत्व रखता है। हजारों साल से यहाँ बलिया का स्नान करने का महत्व है और देश से हर जगह से लोग यहाँ साधु संत और अन्य लोग भी इसका लाभ लेने के लिए और स्नान करने के लिए आते हैं। शिविर विगत 15 सालों से चल रहा है और इस शिविर के आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री, बलिया नगर विधानसभा के पूर्व विधायक श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी के सौजन्य से यह शिविर पिछले 19 वर्षों से लगाया जा रहा है। उसी के क्रम में जो है यह शिविर जो है कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व दिवस पे लगाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन 2 या 3 बजे तक यह शिविर जो है निरंतर चलता रहता है। मतलब 24 घंटे तक का यह शिविर जो है प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। बहराइच में दरगाह थाना पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही पुलिस तस्करों के पास से 12,000 की नकदी भी बरामद की गई है।
3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 1 किलो 20 ग्राम स्मैक पकड़ा गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य 1 करोड़ से ज़्यादा है। और जो तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, इसमें 2 बाराबंकी के रहने वाले और 1 अभियुक्त बहराइच के रहने वाला है। देखिए, इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसका मतलब ये जो पहले से इसमें इन्वॉल्व थे और मुखबिर की सूचना पर एसओजी प्रभारी ने इन लोगों को पकड़ा, सभी पूरी टीम ने पकड़ा है इसको। और इसमें और भी इसकी जो गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है, इसमें और भी संभल में पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ ठेकेदार यूनियन धरने पर बैठ गए हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दर्जन भर ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी में धरना प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने निविदाओं को 5 वर्ष की जगह 2 वर्ष की निकालने की मांग उठाई है। ठेकेदारों का कहना है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया जाएगा। भैया 5 साल की डिफिकल्ट लायबिलिटी पीरियड के लिए और डिपॉजिट का पैसा रुका हुआ हमारा वापसी मिलना चाहिए, और जो 5 साल की जो हुई है वो हटाकर 2 साल करनी चाहिए। अगर 5 साल रखी जाए तो पीएमजीएसवाई की पैटर्न पर रखी जाए, और रेट हमारे जो हैं पुराने वो उस पर किया जाए, जो नई ओसीपी जारी की है वो ख़त्म की जाए। 5 साल का भैया पहले 2 साल की लायबिलिटी पीरियड होती थी, या 5 साल की कर दी है। जबकि पीएमजीएसवाई में हमें 20% 25% मिलता है, जहाँ 7.5% मिल रहा है पीएमजीएसवाई के आधार पर हो। पुरानी जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। हमारी मांग ये है कि अगर 5 साल का लायबिलिटी पीरियड किया जाता है तो वो नियम लागू किया जाए। और दूसरा 2020-21 का पैसा सभी ठेकेदारों को पूरे यूपी में कम से कम लाखों मतलब हजारों करोड़ के तादाद में रुका हुआ है। हमारा ऐसा था, जब कोरोना पीरियड हुआ तो कोरोना पीरियड में सरकार ने एक छूट दी थी, जो 10% पे एग्रीमेंट होते हैं वो 3% पे 7% रुपया हमारे भुगतानों से काटा गया। 2022 में जब सरकार बदली तो उसके बाद डिपॉजिट का अकाउंट बंद कर दिया गया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, जिसमें हम लोगों का रुपया जो एज ए सिक्योरिटी 7% रुका हुआ था वो सारा पड़ा हुआ है। अब उसके लिए ना आज तक कोई नियम आया है, ना कोई कानून आया है। और